Assalamu alaikum. This is the part 2 of the lecture components of environment. पार्ट 1 में जो है हम डिफरेंट हमने एक केस स्टडी देखी, उसके अलावा हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का फर्स्ट जो स्फीयर है जो कि है एटमॉस्फेयर, उसको स्टडी किया था. अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और हम डिफरेंट फर्दर जो स्फीयर है उनको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके पास स्फीयर है वो हाइड्रोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर बेसिकली कंप्राइज करती है आपके पास ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की बॉडी पर जितनी भी वाटर बॉडीज जो हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वो सब इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगी, जिसमें आपके पास ओशंस भी इंक्लूड है, जिसमें आपके पास सीज भी इंक्लूड है, रिवर भी इंक्लूड है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी इंक्लूड है. डिफरेंट कोई भी किसी भी फॉर्म की, बेशक वो स्मॉल वाटर बॉडी हो या लार्ज वाटर बॉडी हो या ह्यूज वाटर बॉडी है, वो सब इसी हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होती है. सो बेसिकली जो आपके पास अर्थ सरफेस का जो 70% है वो आपके पास हाइड्रोस्फीयर पे कंसिस्ट करता है, यानी 70% ऑफ अर्थ पे हमारे पास वाटर बॉडीज एंड डिफरेंट टाइप्स की, वो इन सब पे, वो रिवर भी हो सकता है, वो लेक भी हो सकती है, वो स्ट्रीम भी हो सकती है, वो सी भी हो सकता है, वो ओशन भी हो सकता है. 97.5% of water found on earth is in the oceans in the form of salt water. यानी जो 70% अर्थ पे वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप उसमें से देखें तो उसमें से जो सबसे ज्यादा वाटर एग्जिस्ट कर रहा है वो ओशन में एग्जिस्ट कर रहा है. यानी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज है ना, जिसमें आपके पास हाइड्रोस्फीयर मिलकर वो बना रही हैं. उसमें जो सबसे ज्यादा जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है वो ओशंस प्रेजेंट है, और वो 97.5% ऑफ वाटर, यानी तो 70% अर्थ पे प्रेजेंट है. सो 70% में टोटल जो यानी उसमें जो प्रेजेंट है 97% जो है वो आपके पास ओशंस पर, जो आपके पास हाइड्रोस्फीयर है वो कंसिस्ट करती है, कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ओशंस प्रेजेंट हैं आपकी अर्थ पे. और ओशंस का जो वाटर है वो पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, सॉल्टिश वाटर है. अगर आपको उसको किसी पर्पस के लिए यूज करना है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या किसी और भी पर्पस के लिए, तो आपको उसके सबसे पहले एक हैवी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इतना फेवरेबल नहीं होगा. आपके पास 97.5% के अलावा जो 2.5% अर्थ की सरफेस है उस पर आपके पास फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है, यानी रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड की सूरत में आपके पास सिर्फ 2.5% वाटर प्रेजेंट है. आउट ऑफ दिस 30.8% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, यानी 2.5% जो आपके पास अर्थ में फ्रेश वाटर है, उसमें से 30.8% जो वाटर है वो अवेलेबल है एज ग्राउंड वाटर, and 68.9% is in frozen forms as in glaciers. तो उस 2.5% में से सिर्फ हम 30% यूज कर सकते हैं, बाकी जो 68.9% है वो हमारे पास फ्रोजन फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते. Amount of 0.3% is available in rivers, reservoirs and lakes. और 0.3% जो है वो सिर्फ रिवर्स, रिजर्वायर्स और लेक्स या स्ट्रीम, जो कि आपके पास सरफेस वाटर बॉडीज हैं, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट है. यानी 97 टोटल जितना भी वाटर हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है, 97.5% ओशन की फॉर्म में है, 2.5% फ्रेश वाटर है, जिसको आप अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और डिफरेंट अपनी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं. और उस 2.5% में से भी जो ग्राउंड वाटर है वो 30.8% है, और उस 30.8% के अलावा 68.5% जो है वो फ्रोजन है, जिसे आप यूज ही नहीं कर सकते ग्लेशियर्स की फॉर्म में. और फर्दर आपके पास 0.3% सरफेस वाटर है, अवेलेबल है रिवर्स और रिजर्वायर्स और लेक की सूरत में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिफरेंट वाटर नीड्स के लिए. हाइड्रोस्फीयर में जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइकिल एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास वाटर साइकिल कहलाता है. वाटर साइकिल बेसिकली ये साइकिल हमारे पास प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल से स्टार्ट होता है, और ये जो रेनफॉल है ये ऑब्वियसली जो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, उससे रेनफॉल होगी या प्रेसिपिटेशन होगी. सो बेसिकली जब प्रेसिपिटेशन होती है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी जो रेनफॉल से पानी हमारे पास अर्थ की सरफेस पे एग्जिस्ट करता है वो फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है. सबसे पहले जो आपके पास ज़मीन में पानी गिर रहा है वो सबसे पहले तो
अब ज़मीन उसे जज़्ब कर लेती है, इंटरसेप्ट कर लेती है, तो वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जो है जब उसे जो सॉइल में पर्कुलेट कर जाता है, अब्जॉर्ब कर जाता है, तो उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इनफिल्ट्रेट होते होते वो क्या होता है, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर स्टोरेज की जो है वो जगह ले लेता है। वो किस तरह कि जज्ब होकर जब वो अर्थ की सरफेस के नीचे जाएगा जहाँ पर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होगा, तो जब वो उस ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाएगा, और जब आप अपनी वाटर नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप अपने घरों में डिफरेंट बोर्स करते हैं, मोटर के थ्रू, बोर के थ्रू आप वो ग्राउंड वाटर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट जिसमें रेनफॉल जो है, रेनफॉल इसके अलावा जो है जो पानी आपकी सरफेस पे जो कि जज्ब नहीं होता बल्कि बहना शुरू कर देगा, जैसे कि आपके रॉक्स, मिनरल्स या उनकी सरफेस से या किसी भी सरफेस से बह कर क्या है कि वो किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाए, यानी रिवर, लेक, स्ट्रीम, और उसमें चला जाए, तो वो आपके पास सरफेस रन ऑफ कहलाता है, वो रन ऑफ की फॉर्म कहलाता है। यानी वो आपके पास सरफेस पर बहकर वो किसी वाटर बॉडी में आपके पास शामिल हो जाएगा, किसी लेक में, किसी रिवर का हिस्सा बन जाएगा वो पानी। नेक्स्ट उसके बाद जो है एक अवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है और एक ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाटर साइकिल में। अवेपोरेशन इज़ बेसिकली आपके पास, अवेपोरेशन क्या है कि आपके पास जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जब टेम्परेचर किसी जगह का बढ़ेगा तो वाटर बॉडीज़ क्योंकि खुली सरफेस है, ठीक है, ओपन होती हैं, तो वहाँ से पानी जो है वो वेपर्स की शक्ल ले लेगा। लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वहाँ से वो वेपर्स की शक्ल लेकर अवेपोरेट होकर वो वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा और वो वेपर्स जो हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी अवेपोरेशन से मिलता जुलता ही है, लेकिन वो क्या होगा, वो आपके पास लीव्स के थ्रू होगा। जो प्लांट्स के लीव्स मौजूद होते हैं, उन लीव्स में जो पोर्स मौजूद होते हैं, उनके थ्रू जो प्रोसेस हो रहा है अवेपोरेशन का, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। वो स्पेसिफिकली जो प्लांट से रिलेटेड अवेपोरेशन हो रही होगी, यानी पानी जो लीव्स के जो लीव्स में पोर्स में जो पानी प्रेजेंट है, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो भी लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और जिसे हम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बोलेंगे। और अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठा करके बोलना चाहें तो हम उसे अवेपो ट्रांसपायरेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाटर साइकिल है, इसमें कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन के जो कंसेप्ट हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सब्लिमेशन बेसिकली क्या है कि आपकी ट्रांजिशन होती है, जो वाटर जो है आपके पास सॉलिड स्टेट में, यानी ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक तो होगा कि वो लिक्विड में, लेकिन सब्लिमेशन क्या है, उसमें डायरेक्ट वो आपके पास गैशियस स्टेट में, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो आपके पास सॉलिड स्टेट में आइस या ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो आइस प्रेजेंट है, वो आपके पास वेपर्स की स्टेट में चेंज होकर वो वेपर्स जो हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी बेसिकली फिजिकल स्टेट का चेंज होना ही है, और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। जिस तरह हमने देखा है कि ट्रांसपायरेशन में और एवापोरेशन में आपके पास पानी जो है वो वेपर्स की स्टेट ले लेता है, लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। सो बेसिकली ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन में गैस फेज से, यानी वेपर से दोबारा जो आपके पास वेपर स्टेट से दोबारा जो आपके पास वाटर है वो आपके पास लिक्विड स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये प्रोसेस जो है आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस है। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल का, जिसमें हमारे पास, और दोबारा से जब वो क्लाउड फॉर्म होंगे वो दोबारा से रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे, और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। सो ये हाइड्रोस्फीयर या वाटर साइकिल जो है उसमें ये इम्पॉर्टेंट जो है फिनोमिना हो रहे होते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन से फिर इनफिल्ट्रेशन हो रही होती है, रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ होता है, और इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेटेड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर स्टोरेज की जगह ले लेता है, और फिर एवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। So the third sphere is geosphere.
among the components of environment, geosphere actually consists of the earth's intensely hot core. यानी जो आपके पास geosphere का central part है, वो central part एक hot core है, यानी वो इतना hot है कि उसका inner part, core part, ठीक है, जो बिल्कुल उसका central part है. उस core के भी अगर आप इस picture में देखें तो उस core के भी जो हैं दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है, ठीक है. और इनर और आउटर कोर के बाहर जो है आपको ये पीच कलर में जो मेंटल नज़र आ रहा है, मेंटल क्या है, ये आउटर पार्ट है आपके पास अर्थ का, यानी कोर से आउटर साइड पर है, और जो मोस्टली जिसमें आपके पास रॉक से जो मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो उससे जो सबसे आउटर बाउंड्री है अर्थ की, अर्थ सरफेस की, वो हमारे पास क्रस्ट है, यानी वो सिर्फ बाउंड्री जो अर्थ की है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं. और जो मोस्ट ऑफ द जियोस्फीयर इज़ लोकेटेड इन द अर्थ्स इंटीरियर, कि ज़्यादातर जो जियोस्फीयर का पार्ट है वो अर्थ के जो अंदर वाली पार्ट है, ज़मीन है, उसमें एग्जिस्ट करता है. Its upper portion contains non-renewable fossil fuels and minerals that we use, as well as renewable soil chemicals that organisms need in order to live, grow, and reproduce. सो बेसिकली हमारे पास जो आउटर लेयर क्रस्ट की है उसमें हमारे पास मोस्टली नॉन रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स जो कि हम ज़मीन के खोद के हम निकालते हैं. तो हम उसको जो ज़मीन की सरफेस उसे खोदते हैं, माइनिंग करते हैं, और फिर हम उसमें से जो है अपने जो रिक्वायर्ड हम मिनरल्स हैं या फॉसल फ्यूल्स हैं उन्हें निकालते हैं, उन रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को. सो वो जो पार्ट है जिधर से हम ये मिनरल्स एंड रॉक्स निकाल रहे हैं, वो हमारे पास बेसिकली मिनरल्स और फॉसल फ्यूल्स निकाल रहे हैं, वो हमारे पास बेसिकली क्रस्ट का पास है पार्ट है जिसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. और ऑब्वियसली ये हमारी फुलफिलमेंट के लिए, हमारी नीड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं जो नॉन रीन्यूएबल फॉसल फ्यूल्स और रिसोर्सेज हैं, इनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की हीट डिमांड्स जो हैं हम अपनी फुलफ़िल कर रहे हैं. हमारे बहुत से जो पावर प्लांट्स हैं वो कोल पावर प्लांट्स हैं, और कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, कि हमारे पास जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पे वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का वो सामना करते हैं, तो वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सब हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं. और ऑयल को भी हम अपनी व्हीकल को रन करने में, अपने इक्विपमेंट्स रन करने में, अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए हम ऑयल को यूज़ कर रहे हैं. नेचुरल गैस भी इसी तरह, जैसे बहुत सी व्हीकल्स जो हैं ऑयल पर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसे CNG पर भी यूज़ करें. सो इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं. और जैसे कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम देख चुके हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं. नॉन रीन्यूएबल जो दोबारा रीन्यू आसानी से नहीं हो सकते शॉर्ट पीरियड में, लेकिन रीन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में आपके पास दोबारा रीन्यू हो सकते हैं, वो आपके पास दोबारा यूज़ करने के लिए अवेलेबल होंगे. नॉन रीन्यूएबल की एक ही दफ़ा उनकी जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो वही सिर्फ क्वांटिटी प्रेजेंट है. अगर आप उसको एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे तो वो जो आपकी फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी अवेलेबल नहीं रहेंगे, बल्कि आप उनका अगर सारा कंज्यूम कर लेंगे तो आने वाली जो आपकी फ्यूचर जनरेशन हैं उन्हें वो रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होगा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. So the last sphere is biosphere, which is very important sphere in components of environment. बेसिकली ये वो स्फीयर है जिसमें आपके पास हर तरह की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. It refers to all the regions on earth where life exists, जहाँ पर life exist करती है. The ecosystems that support life could be in soil, air, water or land. और हमें ऑब्वियसली जो लिविंग बींग्स हैं वो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं उन लाइफ जो है उसको एग्जिस्ट करने की. जैसे अपनी नीड्स जो है, बेसिक नीड, वो जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं. और वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सॉइल, एयर, वाटर और लैंड के थ्रू वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं. और बेसिकली वो अपनी अदर स्फीयर्स से जो है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं. अगर आप देखें तो हमारे पास जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक, आपके पास लैंड है, स्फीयर है, ठीक है.
यानी हमें अपनी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इस एटमॉस्फेयर को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। इसी तरह हम वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इधर एग्जिस्ट कर सकें, हम लिविंग बीइंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकें। इसी तरह हम सॉइल या लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि हमारे पास जियोस्फीयर है, ताकि हम अपनी नीड्स, अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम जियोस्फीयर के रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सो बेसिकली जो बायोस्फीयर में जो स्पीशीज़, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो अदर स्फीयर्स में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं ताकि हम इधर एग्जिस्ट कर सकें और अपना जो सिस्टम है हम उसे सपोर्ट कर सकें। सो इसलिए ये जो आपको ट्रायंगुलर पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें इसीलिए जो बायोस्फीयर है वो सेंट्रल पार्ट है, और जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर या जियोस्फीयर, जियोस्फीयर का अदर नेम लिथोस्फीयर भी है, और हाइड्रोस्फीयर। सो बेसिकली ये बायोस्फीयर जो है इन तीनों के साथ कनेक्टेड इसी तरह ये आपस में भी कनेक्टेड है, और बायोस्फीयर इसमें सेंट्रल रोल रखता है क्योंकि हम जो डिफरेंट अदर स्फीयर्स हैं, हम बायोस्फीयर में हम रह रहे हैं, हम लिविंग बींग्स रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो हम इन्हें यूज़ करें। इसलिए सेंट्रल पार्ट जो है इस इंटरेक्शन में वो बायोस्फीयर का है। एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का भी आपस में इंटरेक्शन है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर का भी इंटरेक्शन है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का भी इंटरेक्शन है। बेसिकली सब सरफेयर्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन सेंट्रल पोजीशन बायोस्फीयर को क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए वो अदर 3 स्फीयर्स पर डिपेंड कर रही है। अगर आप ये जो सेकेंड पिक्चर है इसकी तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट आपके पास एनिमल, प्लांट्स, वेजिटेशन, डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट है और वो एक जगह पर मिलकर रह रही हैं। इसी तरह उन्होंने एक्वाटिक लैंड जो है उसको बनाया है, एयर शो करवाई है जिसमें बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी बर्ड्स जो हैं उस एयर को, उस एटमॉस्फेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह वेजिटेशन है, एनिमल्स प्रेजेंट है उस लैंड पे, और जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें भी डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स जो हैं, जैसे फिशेज़ हैं, डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसमें जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह लैंड पर भी डिफरेंट आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जो कि एनिमल्स जो कि डेड हो चुके हैं या प्लांट जो कि डेड हो चुके हैं, वो भी आप जो हैं डिफरेंट आपके पास सॉइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये सारा इंटरेक्शन है जिसमें सॉइल भी इन्वॉल्व है, लैंड इन्वॉल्व है, हाइड्रोस्फीयर इन्वॉल्व है, एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है, और इसको जो है डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स जो है, लिविंग बीइंग्स जो हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उस सरफेस को, उस स्फीयर को। This thin layer of the earth extends from about 9 kilometers above the earth's surface down to the bottom of the ocean. कि ये बायोस्फीयर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बेसिकली ये 9 किलोमीटर अर्थ की सरफेस, अबव अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होगी और ये नीचे ओशन तक जाती है, डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशन, यानी जहाँ पर किसी समुंदर का, ओशन का बॉटम पाया जाएगा वहाँ तक इसकी जो है ये एक्सटेंड करती है, ये पाई जाती है। It includes the lower part of the atmosphere, most of the hydrosphere and the uppermost part of the geosphere. So basically ये lower part of atmosphere को भी utilize कर रही है, ये बहुत सारा हिस्सा हाइड्रोस्फीयर का भी यूटिलाइज करती है, और ये अपर मोस्ट पार्ट जो कि क्रस्ट का पार्ट है उस जियोस्फीयर यानी कि उसको भी यूटिलाइज कर रही है और अपनी लाइफ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करने में इन तीनों की हेल्प ले रही है। The goal of ecology is to understand the interactions in this thin layer of air, water, soil and organisms. अगर आप इकोलॉजी को देखें तो इकोलॉजी असल में इन्हीं चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन है कि लिविंग बींग्स जो हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो अपनी जो किस तरह एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म के साथ वो डिपेंड कर रही हैं, और इस इंटरेक्शन को पढ़ना ही जो है वो इकोलॉजी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, उसका मेन जो है मोटिव या गोल है। यहाँ पर दोबारा से जो है ये डिफरेंट स्फीयर्स को दिखाया गया है। तो अगर आप इसको अर्थ की सरफेस कंसीडर करें तो इसमें जो आपके पास कोर दिखाई गई है, ये अर्थ की कोर है और उससे आउटर पार्ट मेंटल है। सो बेसिकली जो आपके पास कोर है, यहाँ पर आपके पास जियोस्फीयर एग्जिस्ट कर रही है सेंट्रल पार्ट में, जहाँ पर उसकी सरफेस में आपके पास क्रस्ट, मेंटल एंड कोर प्रेजेंट है, वो जियोस्फीयर जो है उसमें लाई करती है।
इसके अलावा जो आपके पास इस अर्थ की सरफेस पे उन्होंने दिखाया ब्लू पार्ट, वो आपके पास हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर पर कंसिस्ट करता है। इसी तरह जो आउटर लेयर है अर्थ की सरफेस की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसमें सॉइल एंड रॉक प्रेजेंट है। सही है। और उसके बाद जो हमारे पास एटमॉस्फेयर भी हमारे पास आसपास प्रेजेंट है, और जो ग्रीन लैंड शो करवाया है वो बायोस्फीयर है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अगर हम इस जो क्रस्ट है उसको जूम करके देखेंगे तो हमें क्या हम तो ये ट्रायंगुलर पिक्चर जो है उसको जूम करके उसको बिगर वे में उस पिक्चर को शो कर रही है। बेसिकली हमारे पास सॉइल, रॉक और ये जो सरफेसेस जो कि हमें जो विजिबल है हमारी अर्थ की सरफेस, उससे नीचे जो सरफेस प्रेजेंट है जिसमें सॉइल और रॉक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ प्रेजेंट है, वो बेसिकली लिथोस्फीयर है। और जो हमारे पास सॉइल से ऊपर जो भी सरफेस हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, या ग्रीन लैंड और बर्ड्स एग्जिस्ट या एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन भी है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, वो बेसिकली हमारे पास बायोस्फीयर कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास इसमें क्रस्ट और मेंटल भी जो है वो हमारे पास इसी जो अर्थ की सरफेस है उधर से लेकर बॉटम तक, वो भी क्रस्ट और मेंटल जो है वो भी इसी में इंक्लूड होगा। बेसिकली जो है हम डिफरेंट हमने इसकी स्फीयर्स जो हैं अर्थ की उनको स्टडी किया है, ताकि हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को देख सकें, ताकि एनवायरनमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज और कौन सी स्फीयर्स प्रेजेंट हैं जिनको हमारा स्टडी करना ज़रूरी है, और हम उसमें किस तरह के उसको डैमेज कर सकते हैं या प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली उसके कंपोनेंट्स का पता होगा, तभी हम उस कंपोनेंट्स में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू सो मच।